पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आपको बताना है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आपको बताना है। तो इसका होता है, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप जो है ये मात्रक आप आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर याद होता है तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। तो फॉर्मूले से भी बन सकता है ये। उसको मैं बाद में डिटेल वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कौन सी चीज़ होती है फिजिक्स के, जब वीडियोस बनाऊंगा चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सी अपॉन न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, पैरावैद्युत पदार्थ होते हैं तो क्या होते हैं, ये अचालक होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन कंडक्टर्स जो लिखा है, यहाँ पे इंसुलेटर अगर लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान ओम में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सभी को पता है कि बीबी रॉय वाला जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले लास्ट में देखिए यहाँ पे सुनहरा है। तो सुनहरा में सबसे आपको जो त्रुटि होती है वो 5% की होती है। ये चीज़ तो हमें मिल गई, और दो ही ऑप्शन है 5% वाले, ऊपर वाले तो होंगे नहीं क्योंकि सुनहरा है। अब आपको केवल सिंपली बीबी रॉय डाल करके देखना है कि पहले आपका लाल रंग है, लाल रंग आपका 2 नंबर पे आता है। फिर पीला जो है आपका वो 4 नंबर पे आता है, और भूरा जो है आपका इंटू 10⁻1 हो जाएगा। तो 240 हो जाएगा, 240 प्लस माइनस 5, ठीक है। और ध्यान रखना पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताया जाएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है एक विद्युत आवेश Q समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब ये आपका विद्युत आवेश जो Q है ये समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, अब B की दिशा में कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका और ये दोनों v पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का मान भी जीरो होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वीवीबी, तो यहाँ पर जो इसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये नियम क्या है, तो ये नियम फेराडो का है, और आपने पढ़ा भी होगा। तो फेराडे का ये नियम है, और ये नियम फेराडे द्वारा दिया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंज का नियम भी आपको ध्यान रखना है ताकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का तो आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है आपको बताना है, तो वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं जो यहाँ पर आपका 1/2 mv² प्लस 5 नॉट, ठीक है। ये वाला बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो विभिन्न विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं जो है आपकी 3 और 81 हैं। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात जो होता है R1/R2 का अंडर रूट होता है। ये R1/R2 करेंगे तो आपका सिंपली ये 3 से कट जाएगा, 1/27 आएगा। 1/27 का अंडर रूट करोगे तो एक का तो एक ही आएगा, और 27 का अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अब तो आप क्या करेंगे, R1/R2 का अंडर रूट कर देंगे। R1 और R2 आपको दे रखी हैं, मतलब निकालनी है आपको। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान संख्या दे रखी हैं, तो R1/R2 का जो हम निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे 3/81 का। और 3/81 को जब सॉल्व करोगे तो 1:3 आंसर जो है इसका आ जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, ग्राही अशुद्धि आपको बताना है। तो आपको ग्राही अशुद्धि कौन से में मिलता है, इंडियम में मिलता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट कौन सा है। तो सभी को पता है कि नोर जो गेट है ये आपका यूनिवर्सल गेट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है समांतर पट्ट सांद्रित्र की धारिता का मान निर्वात में C0 है। प्लेटों के मध्य के पैराविद्युत वाला पदार्थ पूर्णतः भरने पर धारिता का मान कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियस से बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, KC0। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है आपको, और मैं आपको बता दूं कि आपके न्यूमेरिकल्स जब मैं आगे कराऊंगा तो उनको बहुत ध्यान से समझ लेना। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आए हैं, बहुत अच्छा पेपर है ये आपका। इसमें पूछा गया है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है ताप बढ़ाने पे क्या होता है, तो वो घटता है, ठीक है, डिक्रीज होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है लेंज का नियम खालिस्तान संरक्षण का, तो ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा के संरक्षण का पालन करता है। उसके बाद में वोल्टता नियंत्रक के रूप में जो है हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति या एक वाक्य में देना है। विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए परिपथ चित्र आपको बनाना है। तो ये वाला चित्र जो है आप बना दोगे, बहुत ही सिंपल चित्र है आपका। यहाँ पर ये आपका मेन सेल है, बैटरी है, यहाँ पे कुंजी है, और ये आपका रियोस्टर है जो कि वोल्टेज आपका रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पर जो है ए बी ए तार है, ठीक है। इसमें एक जो कि यहाँ लगी है, एक जो कि यहाँ लगी है, और दो सेल हमने जोड़े हैं, और कुंजियाँ दो है आपकी, एक और दो, इन दोनों को अलग अलग कुंजियों को जोड़ देंगे हम बैटरी के टर्मिनल से। और एक को स्टार्ट करेंगे तो एक की रीडिंग आ जाएगी, दूसरे को स्टार्ट करेंगे तो दूसरे की रीडिंग आ जाएगी, दूसरे को एक को बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये आपको पता ही है समीकरण ये होता है। इसमें से आपका जो रो है ये कट जाएगा, और कटने के बाद में E2/E1 इक्वल्स टू L2/L1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है इस तरह का आपको डायग्राम बनाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इस कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देंगे, बस इतना ही करना होता है। तो हम जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसकी कुंडली में श्रेणी क्रम में जो है उच्च प्रतिरोध का तार लगा देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी और सी डी के बीच एक छड़ चुंबक एन एस को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में जो प्रेरित धारा बाईं ओर से दाईं ओर देखने पर विमावर्ती होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा स्पेशल है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हम इस तरफ से देखेंगे तो जिधर ये एन है तो इधर एन हो जाएगा, इधर एस है तो इधर एस हो जाएगा, और जिधर एन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और जो एस होगा हमारा क्लॉकवाइज रहेगा। तो इसने पूछा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज किस में होगा, तो इस वाले में, ए बी वाले में होगा, सी डी वाले में नहीं होगा। इसमें आपका ये एन जो है ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना करके मतलब इसी में मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम आपको बताना है। तो वो डेविसन और जर्मन का प्रयोग है, सभी को पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें किस कण की जो ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो कम होगी। तो बहुत ही सिंपल हमें पता है, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य जो है H/√2mk होता है। और जो है आप यहाँ पे देखोगे H नियतांक है, ठीक है, आपका फिर नियतांक है तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर K आपका कांस्टेंट है। ये दोनों चीज़ें जब कांस्टेंट हो गई तो हमारा डिपेंड किस पे करेगा, हमारा सारा का सारा जो तरंग दैर्घ्य है वो डिपेंड करेगा मास पे, यानी द्रव्यमान पे। और द्रव्यमान पे अगर डिपेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि इसमें बोला क्या है कि प्रोटॉन और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये दिया गया है। और अगर हम जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा जो है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ये अगर पता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अल्फा का जो मान है वो आपका बड़ा होगा प्रोटॉन से, अतः जो लैम्डा है वो अल्फा की कम होगी प्रोटॉन से। बस सिंपल है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसी चीज़ को, केवल आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हैं क्योंकि वन वर्ड में देना था, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताना है। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, और इसका जस्ट अपोजिट नाभिकीय संलयन में होता है, दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक का रूप ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के आलेख ग्राफ को आपको बनाना है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि आपका यहाँ से इस तरह से जाता है, फिर यहाँ पे जिगजैग होकर के फिर वापस से ये इस तरह से होता है, जहाँ पे फिजन होता है, यहाँ फ्यूज़न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो होती है वो क्या हो जाती है, आपकी आयरन, जो कि 56 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी धीरे धीरे ये डाउन होता रहता है। तो ये आपका होगा, इस तरह का ग्राफ आपको बना देना है। चाहे तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो इस तरह से छोटा सा मैं कर देता हूँ, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ के साथ इसका आंसर दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ जिसको डाउनलोड करना है वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया चित्र P व सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए निवेशी और निर्गत है, A और B है, Y यहाँ पे आपका जो है मान आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे आ रहा होगा Y का मान, ये चेक कर लेते हैं। देखिए, हम दोनों को जोड़ते हैं,
इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है 1 आ गया, जोड़ने पर 0 मिलेगा, अपोजिट करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे 1 होगा, इसको अपोजिट करेंगे तो 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रही। तो मेथड अब चेंज करते हैं, मेथड चेंज करके देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जो है हमें उल्टा मिलना चाहिए। तो ए और बी है, 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 0 का उल्टा 1 होता है, सही है। चलो अब 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर उसका उल्टा 1 होता है, ये भी सही है। फिर 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर उल्टा करेंगे तो 1 होता है, सही है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 0 मिलता है, सही है। तो हमारे पास ए इंटू बी वाला फॉर्मूला बना। और ये क्या होता है तो आपको पता होगा, नान गेट होता है, जो कि एंड गेट और नोट गेट का सम्मिलित रूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखना है, पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ, बहुत समझदारी से ध्यान रख के देखते जाएं वीडियो, कंप्लीट सुनना है, ऐसा भी नहीं है स्किप करोगे और मैं बोल गया पासवर्ड तो भी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा शांति आपको रखना है। फटाफट हम जल्दी से जल्दी सोल्यूशंस को कवर करते हैं। बिंदु आवेश के कारण आवेश आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करने का जो व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो देखिए 1.5 नंबर का तो पूछा है, लेकिन इसमें लिखोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और डेरिवेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई सिंपल वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, डेरिवेशन जैसे होती है वैसे ही करना पड़ता है। तो ये तो पहले आप लिख लोगे, इसमें ड्राइव करने के लिए पहले तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ मान रहे हो। उसके बाद में धन परीक्षण आवेश आपको पता है क्यू नॉट ए बिंदु पर, जो कूलाम के नियम से आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपका एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर भी कई जगह यूज़ किया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस बल पे हमारा जो है इसको क्या कर देंगे, विस्थापित करने में जो भी लगता है कार्य, उसको हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। और इस तरह से आप आराम से देख लो पूरा कंप्लीट, क्योंकि डेरिवेशन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन कराऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर आ जाएगा समीकरण में जो डब्लू की वर्क है वो ये आ जाएगी। और इसके बाद में हम जानते हैं कि V बराबर क्यू डब्लू अपन क्यू होता है। तो यहाँ पर P बिंदु पर विभव हम निकालने हैं, तो निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा V इक्वल्स टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपका V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लास्ट में जो है आपको ये पैराग्राफ एक और लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद में आपका ये जो फॉर्मूला है इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और ग्राफ अगर आपको बोलता है बनाने को, तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ये ग्राफ आप बनाओगे इस तरह का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ग्राफ में गलती नहीं करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य संयोजित सांद्रित्रों की तुल्य धारिता आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो है ये तो समांतर देख रहा है और ये आपका श्रेणी में बन जाएगा। तो सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, और इसको C3 मान लेते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है, इसमें दिखाया है C1 है, C2 है, और ये C3 मान लिया। इनके मान हमको दे रखे हैं 5 5 और 10 है। पहले चलते हैं हम C1 और C2 को सॉल्व करते हैं। तो C1 और C2 जो है समांतर क्रम में है, तो हम मानते हैं इसको C1 और C2 को मिला करके C12 लिख देते हैं। दोनों को कंबाइन रूप से क्या लिखेंगे, C12। आपकी मर्जी है, आप जो भी मानना चाहें, जिसको भी C1 C2 मानना चाहें। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं C1 C2 C3, तो आप 2 3 भी लिख सकते हो इसको, आपकी मर्जी है। तो हमें पता है समांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं। तो C1 प्लस C2 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास C12 आ गया, C12 का मान आ गया ये, यानी कि अब ये दोनों जुड़ने के बाद एक बन गया जिसका मान आ गया C1। तो फिर से हम परिपथ को यानी कि जो है उसको फिर से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो C12 का मान आ गया हमारे पास 10, और C3 ऑलरेडी इसमें डायग्राम में C3 दे रखा है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया था। अब बचा ये, तो ये अब आपका देखोगे तो ये कैसे श्रेणी क्रम में आ गया। C12 यानी कि C12 का मान अभी अभी हमने निकाला वो 10 है, C3 ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है। और ये दोनों को दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं आपको, तो ये है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मान हमें पता होता है कि C12 इंटू C3 अपॉन में C12 प्लस में C2। तो ये फॉर्मूला है, आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ए बी के बीच में निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूले में रख देंगे सभी के मान। तो 10 इंटू 10 बटे में 10 प्लस 10, और आपको पता ही है 10 बटे 20, और काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। मैंने काटा इसलिए नहीं कि फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए काटा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने सॉल्व करके। तो 100 बटे 20 यानी कि 100 20 से डिवाइड करोगे 100 को, तो 5 आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, माइक्रोफैरड। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं,
सेल की टर्मिनल वोल्टता V व विद्युत वाहक बल E में दो अंतर आपको बताने हैं। मैंने 2 की जगह 4 लिख दिए हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो याद करना है वो याद करिए, जो आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल के यहाँ पे 4 बताए हैं, 4 नहीं बल्कि 6 बताए हैं आपको मैंने। ठीक है, दूसरा पेज है ये। दूसरे पेज पे मैंने आपको 5 और 6 नंबर लिखा है, और विद्वांतर में भी मैंने आपको 6 लिख दिए हैं। तो आप जो भी याद करना चाहें वही आपको याद करना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है आपसे, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध एस का मान आपको निकालना है। एस का मान के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल है कि आपको दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, एल बराबर 40 सेंटीमीटर और आर बराबर आपको यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं एल बराबर कितना है, ये 40 है, तो इधर ऑटोमेटिक ये 40 है, तो इधर वाला कितना होगा, 60 होगा। लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको वैसे निकालना हो तो वैसे भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से निकलवा दूंगा। यहाँ पे 4 ओम दे रखा है, तो रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। लेंथ आपको 40 दे रखी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल, क्योंकि ये पूरा 100 है, इसमें से आपका 40 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी से सी का, और जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालते हैं 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, और सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो 100 तो हमारा कांस्टेंट है ही, और एल हमारे को दे रखा है 40 बटे में एल की 40 गुणा में आर हमारे को 4 ओम दे रखा है। सभी को सॉल्व करेंगे, 40 जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, 6 ओम हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एस का। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आई, 6 ओम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत रेखीय चाल v से गतिमान है। यह अवस्था परस्पर लंबवत है, यानी कि आपकी 90 डिग्री है। गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो माना कागज के लंबवत नीचे की तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बी उपस्थित है, ये समरूप से फैला हुआ है। इस तरह का ये डायग्राम हो जाएगा। छोटा कर देता हूँ, डायग्राम देख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके डेरिवेशन की तरफ। तो ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा डेरिवेशन में, ये आप लिख लोगे। इसके बाद में इसका जो है छोटा सा आपको जो है, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको दे रखा है कितने मार्क्स का, आप देखोगे तो यहाँ पे 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर के हिसाब से तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, 1.5 नंबर के हिसाब से, फिर भी आपको याद करना होगा, बोर्ड की मर्जी है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, और यहाँ पर आपका ये डेरिवेशन है। थीटा की वैल्यू उसने क्या बोला, लंबवत है, तो 90 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपके पास में इलेक्ट्रॉन आवेशों की। तो यहाँ पर ये आपका नीचे की तरफ और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो ये आपका और भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये देख लीजिए पूरा का पूरा, और इसके नीचे और भी है। थोड़ी सी डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हमने डिटेल में बताया। बाकी आप इसमें से कोई भी स्टेप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप ये चीज़ें ना लिख करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपका 1.5 नंबर है तो उसके हिसाब से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो सभी कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट आंसर आएगा ये आएगा ई बराबर वी बी एल साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, या फिर ई बराबर वी बी एल, दोनों ही आंसर हैं। दोनों में से जो आपको सूट करता है वहाँ तक आप डेरिवेशन करेंगे, और पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर थीटा मान दिया है तो थीटा को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि ई बराबर वी बी एल साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं 9वें में। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पीयर से शून्य तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है 100 वोल्ट, तो परिपथ में स्वप्रेरितत्व की गणना करनी है। दिया क्या है, समय में परिवर्तन दे रखा है डी टी 0.1 सेकेंड, धारा में परिवर्तन दे रखा है डी आई 5 एम्पियर, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे को दे रखा है 100 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, एल। ठीक है, तो हमारे को पता है विद्युत वाहक बल का परिणाम जो होता है वो एल डी आई अपॉन डी टी होता है। सभी के मान रख देंगे, एल की वैल्यू निकालनी है, आराम से कर सकते हो इसको। यहाँ पे 0.1 है, 0.1 आपका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 10/5, 10/5 को काटोगे तो आपके पास आ जाएगा हेनरी में कितना, 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये याद रखना कि पीडीएफ का पासवर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसको भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पीडीएफ का पासवर्ड भूल जाओ या फिर नहीं देख पाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसमें, यहाँ पर जो है ये आंसर आपने देख लिया। न्यूमेरिकल्स मैं सारे सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें पहला जो पासवर्ड है उसको नोट करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया।
यहाँ पे नोट करिए, पहला पासवर्ड जो है 24 है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पासवर्ड रहेगा 24, तो आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट पासवर्ड के लिए हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका हमने डेरिवेशन कर लिया, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को परिभाषित करना है और इस पर आधारित दो घटनाओं के नाम लिखने हैं। देखिए ये डेफिनेशंस तो जैसी होती हैं वैसे ही याद करनी पड़ती हैं, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। जब कोई किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो आई है उसका मान क्रांतिक कोण जो होता है आपका क्रांतिक कोण सी के मान से अधिक होने पर प्रकाश विकिरण विरल माध्यम से प्रवेश करने के बजाय जो है सघन माध्यम में लौट आती है। यही घटना जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आपका हीरा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकता है। कांच का चटका हुआ हिस्सा, कहीं से भी कांच देखना टूट जाएगा तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है। पानी में पड़ी हुई पेंसिल परख नली जो है वो भी चमकती है। प्रकाश का तंतु है, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल फाइबर, हवा में पानी में हवा का जो बुलबुले होते हैं वो चमकते हैं। उसके अलावा कालिक से पुता हुआ जो गोला है वो भी चमकता है। इस तरह से इसका आंसर लिख दोगे। इसके बाद यहाँ से पूछा गया आपसे प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में कोई तीन अंतर बताने। देखिए मैंने प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया है ताकि आप लोग गलती से भी गलती ना करें, पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप इसमें चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष जो है पानी की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के दो अपवर्तनों और तथा एक आंतरिक परावर्तन से बनता है। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट जो है आपका कौन सा होगा, ये वाला द्वितीयक वाला, ठीक है। और इसके बारे में लिखा है, डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। कई चीज़ें हैं जो आपके बुक में नहीं मिलेंगी, मैं जो दूंगा उसमें मिल जाएगा, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम है। अगर डायग्राम आप बनाना चाहें, बोल दे डायग्राम बनाइए, तो आपको डायग्राम भी आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम है। उसके बाद में द्वितीय जो इंद्रधनुष है उसके उसकी क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या खासियत होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने दे दिया आपको एक साथ में, पीडीएफ के रूप में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर का संबंध आपको बताना है। तो पहले तो आप चित्र बना देंगे और उसमें चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं उनको आपको समझा देना है कि यहाँ पे पी क्या है, सी क्या है, एम ओ क्या है, ओ एफ क्या है, ओ सी क्या है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ये रहा चित्र, वो इस तरह का चित्र है जिसमें आई है ये कोण, आर है ये कोण, आई है ये कोण, एफ है, आर है वक्रता त्रिज्या, आपको फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब दे रखा है इसमें, ठीक है। एम और ओ की गैप की ये दूरी है। तो इस तरह से आप इसको दिखाएंगे और फिर यहाँ पे लगा देंगे अपना जो जो एंगल आप बताएंगे वो सारा कुछ यहाँ पे बता देंगे। एकांतर कोण परावर्तन के नियम से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको आप आराम से डेरिवेशन को देख लेना। एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, जो आपको सभी को पता होगा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ये आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरियां जो है क्रमशः 192 व 8 सेंटीमीटर है। इनकी आवर्धन क्षमता और लेंस के बीच की दूरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, एकदम आसान। इसमें आपको लेंस की फोकस दूरी एफ नोट दे रखी है 192, नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखी है एफ ई बराबर जो है 8 सेंटीमीटर। आपको पता है अपवर्धन क्या होता है, एफ नोट अपॉन एफ ई। तो 192/8 करोगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन निकल गया 24। और दूसरा चीज़ इसमें पूछा गया है दोनों लेंसों के बीच की दूरी एल होती है जो एफ नोट प्लस एफ ई, तो 192 + 8 200 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदन, शीतलक और नियंत्रक क्षणों का कार्य बताना है। तो मंदक का तो आपको पता ही है क्या है ये, इनका जो है चाल को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये इनके नाभिक में द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में जो है वो होता है, तुल्य होता है, ठीक है, ताकि ये गतिज ऊर्जा का उचित अंश आवेशित कर सकें। और भारी जल मंदन का एक उदाहरण है, आप इस तरह से एक एग्जाम्पल अगर पूछता है तो आप लिख सकते हो। शीतलक में आपका क्या होता है कि ये चारों तरफ घूमता रहता है ताकि ये ऊष्मा का अवशोषण कर सके, शीतलक कहलाता है। और इसका काम क्या है, अवशोषण करना, ठीक है, ऊष्मा का। और इसका जल या पिघली हुई धातु जो Na है, सोडियम, वो आपका इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है नियंत्रक छड़ में क्या होता है, तो ये न्यूट्रॉन आवेशित द्रव्य हैं जो विखंडन की दर द्रव्य को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इसमें कैंडियम की छड़ जो है इसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श
में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपनी प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु यानी कैपिटल टी आपको निकालना है। दिया क्या गया है, कुल समय टी दे रखा है 6 घंटे, आपको देखा नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, कैपिटल टी यानी अर्ध आयु काल। सबसे पहले हमें एन जो है उसको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम निकालते हैं स्मॉल एन को कितना आएगा, उसी के बाद में हम जानते ही हैं टी बराबर क्या होता है, मैं आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एन का जो आपको दिया क्या गया है, एन बराबर एन नोट का 6.25%, यानी कि इसका अगर हम 6.25% निकालें तो आपको क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या होती है, एन बराबर होता है, एन को हम इससे भी लिख सकते हैं कि एन नोट अपॉन में 2n। सबको नोट में बना देंगे तो कंपेरिजन आसान हो जाएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो एन की जगह लिख दिया एन नोट अपॉन 2n बराबर, हमारे को पता ही है कि ये होता है, इसके बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एन नोट बराबर एन नोट अपॉन में 2n बराबर में एन नोट इन टू, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई, ताकि कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए किया गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हमारे क्या है, हमको पता है 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 25 625 होता है, तो 25 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 100 से 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा, तो 25/4 गुणा में आपका 100 आ जाएगा। और इसको आप फिर से 25 से 25 को 100 काट दोगे तो 1/4 गुणा 4 यानी 1/16 आ जाएगा एन नोट के साथ में। और एन नोट अपॉन में 16 यानी कि एन नोट 2 की पावर 4 हो जाएगी। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन में एन नोट को, एन नोट से एन नोट हटा देंगे। ठीक है, एन नोट से एन नोट कैंसिल, तो 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n की जगह हमें क्या मिल रहा है, 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, छोटी सी 4 आ गई। और n हमारे पास जब 4 आ गया तो हमारे को रिलेशन पता है, स्मॉल टी जो होता है n इंटू कैपिटल टी होता है, हमें निकालना है कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी अपन में n हो जाएगा। स्मॉल टी हमारे को दे रखा था 6, n हमने निकाला 4, तो 6/4 यानी कि हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खंड स में शुरू करते हैं हम इस 16 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें बायोसावर्ट नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार पाश की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, या फिर आप एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से धारावाही टोरॉइड के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन प्राप्त कीजिए, ये इसमें बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फिर से आपको डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन को करने का वही सिंपल तरीका है, आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पहले आप लिख लोगे कि आपका क्या क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ करोगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरा का पूरा पहले तो ये कंप्लीट करो। इसके बाद आते हैं हम, इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का ये डायग्राम होगा, शंकु टाइप में। ये डायग्राम बनाने के बाद में आप इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं वो लिख दोगे। इसके बाद में आपका पता ही है, फॉर्मूला लगा लोगे सारे, और फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है बस। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आए। बस डेरिवेशन है, डेरिवेशन को डेरिवेशन के हिसाब से समझना। बुक से चाहो तो बुक से रेफर कर लेना। यहाँ पर आप इस तरह से डेरिवेशन कर लोगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की जगह आर भी ले सकते हैं, कई लोग आर भी लेते हैं, तो टेस्ला आप का जो आंसर आएगा मैक्सिमम जो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 आई एन ए की जगह आर लेते हैं कई जगह पे, तो आप आर भी ले सकते हो, जिसके बुक में जैसा है वैसे कर सकते हो। टेस्ला में इसका मात्रक जरूर लिखना, ताकि आंसर में एक भी नंबर, आधा नंबर भी ना कटे। 17वां नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए ये वाला जो है आपको समीकरण स्थापित करना है। ठीक है, और आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है, या फिर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, और जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। तो यहाँ पर इस तरह से आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जो मैंने लिया है तो इसको आप डायरेक्ट m अपॉन बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है, और जबकि ये दोनों बहुत छोटे हों तो इसको हम साथ में 10 ले लेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेरिवेशन दी है मैंने आपको। ये डायग्राम तो वैसे ही है, इसका जो मेन डायग्राम है वो आपको ये वाला बनाना है, जिसमें आपको पूरी रेखा चित्र बतानी पड़ेगी। ये वाला डायग्राम बना दोगे। ठीक है, और इस वाले डायग्राम को बनाने के बाद में आपका नेक्स्ट जो पासवर्ड है वो नोट कर लें। तो आपका जो पासवर्ड है वो 80 है। पहला पासवर्ड मैं बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड ही रहा, तीसरा पासवर्ड मैं आपको आगे बताऊँगा। तो तीनों को मिला के एक साथ में डाल देना, 6 डिजिट डाल देना, काम हो जाएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो ये पहले आप डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो रिलेशंस है वो पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन वो हम निकालेंगे। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा लिख दोगे। आपको
अभी से स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका 2022 का जो पेपर है ना वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। यहाँ पर ये हो गया, डेरिवेशन इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, एम की वैल्यू जो है निकालेंगे आप। तो एम बराबर जो है हमारे पास नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा रिलेशन लिखना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट 20 है इसको ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये मैंने जो है काटना भूल गया मैं। आप लेंस सूत्र के अनुसार सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। लेंस सूत्र के अनुसार नेत्रिका के लिए हम लिख सकते हैं कि आपका 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, ये आपको पता ही है लेंस सूत्र। अब इसके बाद में आपको जो फाइनल रिलेशन निकालोगे m बराबर हो जाएगा आपका v/u इंटू में 1+d/में fe, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर फाइनल डेरिवेशन ये आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का विद्युत प्रभाव को परिभाषित करना है। समान तीव्रता और भिन्न आवृत्तियों के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का जो है संग्राही पट्टिका विभव के साथ ग्राफ बनाना है। और सीजियम धातु का कार्यफलन जो दे रखा है आपको इतने जूल है, तो दहलीय आवर्ती ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसको करते हैं। 18वें का और पार्ट भी आप कर सकते हैं, निरोधी विभव वाला, तो आपकी मर्जी कौन सा करोगे। पहले की बात करते हैं, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताना है। तो जब कोई पदार्थ जो है किसी चुंबकीय विकिरण यानी कि एक्सरे वगैरह जो होती है से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो उसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरे में पूछा गया आपसे ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसकी है? समान तीव्रता से भिन्न भिन्न आवर्तियों के दो आपतित विकिरणों के है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बना देंगे आप। यहाँ पे ये आई रहेगा आपका, और ये वाली एक्स वी हो जाएगी आपकी विभव, और यहाँ पे संतृप्त धारा या नियत धारा I1+I2 जो कि दोनों जाके वहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से होता है, आपका कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ये V2 और V1 हो जाएगा, यहाँ पे F1 F2 हो जाएगा, निरोधी विभव है जो। बस इस तरह का ग्राफ बनाना है आपको। दूसरे में आपसे कार्यफलन जो दे रखा है हमारे पास, तो फाई बराबर ये फॉर्मूला होता है हमारा कार्यफलन का, आपको सभी को पता है। दहलीय आवर्ती आपको निकालनी है। दहलीय आवर्ती का हम बस यहाँ से क्या ले लेंगे, एच को इधर ले जाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, हमें पता है, ठीक है। इसके बाद में आप जो है सारा मान रख दोगे, जो कि आपका फाई नोट का मान ऊपर दे रखा है न्यूमेरिकल में, आप देखोगे तो क्वेश्चन में ही 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 दे रखा है। बस इसको क्या करना है, रख देना है। और आपको एच की वैल्यू कांस्टेंट की पता होनी चाहिए, 6.62 इंटू 10⁻34 होती है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको काटोगे तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में। मैं बताऊँ तो इसको काटोगे 3 ये वाला, इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ से 2 जो बचा है वो 2 को काटोगे 16 को तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 तो ये रहा। और ये -34 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 34 हो जाएगा, 34 प्लस का है और माइनस का 19 है, तो आपका माइनस का प्लस का 15 हर्ट्ज जो है बचेगा। और यूनिट ज़रूर लिखें, ताकि यूनिट के बिना आपका नंबर नहीं तो काट देगा एग्जामिनर, आधा आधा नंबर भी काटेगा तो बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। खंड डी में आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है। द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु परिणामी विभव क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आवश्यक चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर और ऑप्शन में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको उत्पन्न करना है, आवश्यक चित्र बनाना है। तो हमने विद्युत द्विध्रुव वाला पहला वाला पार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। यदि दो आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो और दोनों विपरीत आवेशित हों और बराबर परिणाम है, तो इस अवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और विद्युत द्विध्रुव में एक धनावेश और एक ऋणावेश कम दूरी पर रखे होते हैं और दोनों आवेशों का परिणाम जो है बराबर होता है। तो ये तो डेफिनेशन यहाँ पे 2 लाइन में ही हो गई, एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड करी है ताकि आपको पता रहे। अब हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारे पास जो है डेरिवेशन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप पूरा डेरिवेशन लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे आप। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह का आप चित्र बनाएंगे, देख लें इसको, ठीक है। पासवर्ड मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, उसके लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर अभी और देखते हैं, इसमें आपका ये वाला, ये लाइन आपको कंप्लीट लिख लेनी है, क्योंकि इसमें आपका जो दोनों के लिए जब ई निकालोगे आप, तो दोनों का ई का मान सेम ही रहेगा, ठीक है। E1 और E2 दोनों का मान सेम रहेगा। देखो यहाँ पे E1 निकाला है हमने, तो E1 का मान वही है, Q/में 4πE0 R² + L², वही 2E2 के लिए निकला हुआ है। तो दोनों मान बराबर हैं, तो दोनों मान बराबर हैं, तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और सॉरी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद में हम मान रख देंगे
इसको हम क्या कैसे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के नियम से है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस टू थीटा, क्योंकि आपका यहाँ पर जब आप देखोगे डायग्राम में तो हम कोस की भी बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं वैसे करते जाएंगे, और हमारे पास ई की जो वैल्यू आ जाएगी 2E1 कोस थीटा आ जाएगी। क्योंकि चित्र से हम देखेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू भी हमें बतानी पड़ेगी, तो एल की वैल्यू को कंपैरिजन करके हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से ये डेरिवेशन है, आप देख रहे हैं। हल करने पर हमें ये मिलेगा और इसके बाद में ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें क्योंकि आपका आर जो है वो बहुत 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 बड़ा है एल से, यानी कि एल बहुत 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 छोटा है आपका आर से। अगर आर का स्क्वायर कर देंगे तो एल और भी छोटा हो जाएगा, यानी नगण्य मान लेंगे। तो एल जब हट जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये एल समीकरण से हटा देंगे तो ई बराबर पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बचेगा। और याद रखें कि विद्युत क्षेत्र में ई जो है और विद्युत द्विध्रुव पी जो है, ए की दिशा जो विपरीत होगी, ठीक है, ये आपको बता देना है। 20वां क्वेश्चन है, रिश्त कार्य से क्या समझते हैं, ये आप बताना है। पीएन जंक्शन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ की कार्यविधि समझानी है और निवेशी और निर्गत वोल्टता के तरंग रूप का निरूपण करना है। या फिर आप अथवा हम बता सकते हैं पीएन संधि डायोड के पश्च दिशिक बायसिंग से क्या तात्पर्य है, और पीएन संधि डायोड की पश्च दिशिक बायसिंग में अभिलक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र बना करके कार्यविधि बताना है, और पश्च दिशिक बायसिंग में वी आई ग्राफ बताना है आपको। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको ग्राफ भी। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं, दिष्टकारी क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है। तो हम दिष्टकारी यानी कि 20 का मेन पार्ट कर रहे हैं, और वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। तो दिष्टकारी क्या है, ऐसा उपकरण जो प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, उसे दिष्टधारी कहते हैं। इस तरह का जो है सर्किट डायग्राम बनेगा, आपका पता है। इस तरह से आपको आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप देख लें। इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इसके बाद में कार्यविधि आप समझाएंगे। तो पूरी कार्यविधि शांति से आपको लिखनी है, कैसे कैसे कार्य करता है। आपको स्कूल में पढ़ाया गया, तो आप इसको देख लेना। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसके बाद में आपका जो D1 D2 क्या है, ये सब चीज़ें कैसे कैसे हैं, ये आपको बता देना है। उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इस परिपथ में जो भी है, आपको इसका एक चार्ट बनाना था, वो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का चार्ट जो है इस तरह का बनेगा, निर्गत वोल्टेज, ठीक है। ये चार्ट बनेगा आपका, ग्राफ बोलते हैं जिसको। तो आपका जो अंतिम पासवर्ड है उसको नोट करें, 11 है, ठीक है। तो आपको 3 चरणों में पासवर्ड बताए हैं, तीनों पासवर्ड को एक साथ मिला के डाल देना, जोड़ना नहीं है, साथ में डाल देना। 6 डिजिट है, 6 अंक है, 6 अंक को एक साथ डाल देना, आपका काम हो जाएगा। तो चित्र जो है ये रहा। चैनल का नाम आपको अच्छी तरह से पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की तो आवश्यकता है नहीं बोलने की, आपने कर दिया होगा। इस चैनल पे अपडेटेड रहें, अपने प्लेलिस्ट को देखें, उसमें सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको।